मित्रों, आज दिनांक 3 जून के इस आपकी बात आपकी साथ इस अंक में आप सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सभी को सादा जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। मित्रों, आज के दिनांक 3 जून हम सबके राष्ट्रीय जीवन का एक महत्वपूर्ण, हमारी स्मृतियों में अंकित रहने वाला दिन होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से इस तिथि के महत्व को कहीं ना कहीं हम सब ने अपनी स्मृतियों के अंदर से हटाने का काम किया है और हमारा जो सोशल मीडिया, यूट्यूबर, अन्य लोगों के भी संज्ञान में ये ध्यान में नहीं आया। आज 3 जून के ही दिन 1947 में भारत में हम सब पर राज्य कर रहे ब्रिटिश सरकार के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की विधिवत घोषणा की थी। और एक लंबे कालखंड के बाद हमारे राष्ट्रीय मानस ने इस घोषणा को बड़े सहज रूप से स्वीकार किया था और कभी भी इतिहास के हजारों वर्ष के कालखंड में, चाहे हमारे पास कितने ही राजनीतिक भौगोलिक भूमि रह गई थी, लेकिन हमने कभी भी मन से भारत माता के खंडित स्वरूप को कभी स्वीकार नहीं किया था। लेकिन तत्कालीन जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व था, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व उस समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई में भाग ले रहा था, यह उनकी जिम्मेवारी थी कि वे राष्ट्र को इस घोषणा के खिलाफ एकत्र कर, उनके नेतृत्व में राष्ट्र एकत्र था ही और इस घोषणा के खिलाफ अंग्रेज सरकार का विरोध करते। लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि तत्कालीन हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने लॉर्ड माउंटबेटन की इस घोषणा को सहज रूप से स्वीकार किया और इसमें कांग्रेस पार्टी और तत्कालीन मुस्लिम लीग पार्टी ने इस बंटवारे को अपनी सहमति प्रदान की। और दूसरी ओर जो हम सबके नेता होने का दम्भ भरा करते थे, जिनको हमारे पूर्वजों ने आज से 75 वर्ष पूर्व अपना नेता मानकर अपने सारे अधिकार सौंप रखे थे, वह जनता को यह भी भ्रम दे रहे थे कि महात्मा गांधी जी ने कहा है कि इस देश का बंटवारा नहीं होने दिया जाएगा, भारत माता का बंटवारा मेरी लाश पर होगा। और इस देश की भोली भाली जनता इन राजनीतिक नेताओं के, इन राजनीतिक दलों के बहकावे में आकर 2.5 महीने बाद आने वाले 15 अगस्त सन 1947 को आसन्न संकट को नहीं पहचान सकी, समय से अपनी व्यवस्था नहीं कर सकी। जो लोग समझदार थे, होशियार थे, दूरदर्शी थे और मैं तो कहता हूँ मजबूत थे आर्थिक रूप से, जिनके दोनों ओर रिश्तेदारियाँ वगैरह थीं, उन्होंने समय रहते अपने सारे आर्थिक संसाधन वहाँ से समेट कर इधर के हिस्से में आकर अपनी व अपने परिवार की, अपनी आर्थिक संपत्तियों की काफ़ी हद तक सुरक्षा कर ली थी। और उनमें बहुत बड़े उस समय तत्कालीन कांग्रेस के नेता वाले लोग थे, लेकिन आम जनता को वैसी भ्रम में रखे रहे कि यह भाई भाई में बंटवारा होता है और ऐसा ये बंटवारा कोई काम नहीं रहेगा, अंग्रेज चले जाएंगे, हम सैकड़ों वर्षों से हिंदू मुस्लिम सब एक रहे हैं और फिर एक हो जाएंगे, ये बंटवारे की रेखा मिटा देंगे, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दुर्भाग्य से हमारी जनता ऐसे इन नेताओं के अपने राजनीतिक हितों के लिए जो सोच रहे थे जल्दी से गद्दी कैसे प्राप्त हो, उस बहकावे में, भुलावे में आ गई। और हम सब जानते हैं, इतिहास के अंदर देखते हैं कि संसार के मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रूरतम घटना 2.5 महीने बाद
जब 15 अगस्त 47 को वो बिल्कुल मूर्त रूप से और डायरेक्ट एक्शन के कुख्यात कार्यक्रमों के माध्यम से उतरी, तो लाखों लाख लोगों की उसमें निरीह बच्चे, महिलाएं, युवतियां, नवयुवक, वृद्ध, किस तरह से उनकी हत्याएं हुई। करोड़ों लोगों की आबादी का इधर से उधर विस्थापन हुआ और परिवार के परिवार पूरे नष्ट हो गए। यह एक बहुत बड़ी भूल जो तत्कालीन जनता ने अपने राजनीतिक दलों के झूठे आडंबर युक्त अनर्गल बातों में फंसकर समय रहते सचेत रहकर यदि सामूहिक रूप से सब लोगों ने एक स्वर में निर्णय लिया होता, किसी भी कीमत पर देश आज़ाद हो या ना हो, हम किसी भी कीमत पर अपनी भारत माँ का बंटवारा नहीं होने देंगे, तो शायद इतनी बड़ी संख्या में अपने पूर्वजों की धरती दोनों वर्गों को छोड़ना पड़ी और दोनों वर्गों को बहुत बड़ी इसकी कीमत उठाना पड़ी। और आज भी ये पूरा भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र अंग्रेज़ों के उस कार्य को, कांग्रेस के उस कार्य को भोग रहा है। वह समस्याएं, जिन समस्याओं के निराकरण के लिए हम सबको एक झूठी लॉलीपॉप हमारी जनता को दी गई थी, खासतौर सनातनी समाज को, आज वो समस्याएं फिर मुँह बाए खड़ी हैं मित्रों। लेकिन कहीं ना कहीं इसके बाद भी जो हम सब लोग गरीब, पिछड़े, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले और जो किन्हीं कारणों से समाज की अंतिम छोर पर आज भी खड़े हैं और समाज की अंतिम छोर की पिछली पीढ़ी में खड़े हो आगे आने का प्रयास कर रहे हैं, उनको कैसे ये नेता देश की आज़ादी के समय से आज तक अपने झूठे अनर्गल एक विमर्श खड़ा करते हैं और उसमें हमको फंसाते हैं और हम लगातार फंसते जा रहे हैं। इसी क्रम में बंधुओं, मैं उस आज़ादी के समय का एक छोटी सी घटना का आपके सामने जिक्र करना चाहूँगा। तत्कालीन दलित नेता जोगेंद्रनाथ मंडल जी, जो बंगाल के बहुत बड़े, बंगाल के नहीं देश के दलित समाज के एक बहुत बड़े नेता थे, और जब ये घोषणा हुई तो उन्होंने अपने दलित समाज के साथ ये निर्णय लिया, जैसे कि आज एक नारा चल रहा है जय भीम जय मीम, उसी आधार पर कि दलितों का संरक्षण और उद्धार मुस्लिम पाकिस्तान में रहने में ही होगा। और केवल उनको एक लालच दे दिया गया था जिन्ना द्वारा कि आपको हम पाकिस्तान का कानून मंत्री बनाएंगे। मित्रों, पूज्य बाबा साहब भी उस समय थे, उन्होंने इस बात का पुरजोर विरोध किया और उन्होंने सनातन संस्कृति के अंतर्गत ही दलित समाज को चेतावनी दी रहने का मशवरा दिया था। लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल तत्कालीन समय में दलित वर्ग के एक बहुत बड़े नेता थे और उनके बहकावे, उनके कहने के आधार पर, उनके इस भ्रामक प्रचार से बंगाल का जो बांग्लादेश है, पूर्वी पाकिस्तान था और पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में दलित समाज ने वहीं ठहरने का निर्णय लिया था। और वह निर्णय कितना घातक सिद्ध हुआ था, वह जोगेंद्रनाथ मंडल जी को अपने जीवन में 2 वर्ष में ही समझ में आ गया, जब उनका नरसंहार ऐसे दलित वर्ग का वहाँ शुरू किया गया, उनका धर्मांतरण शुरू किया गया। कानून मंत्री रहते हुए भी, पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री थे, वह इसको रोक नहीं पाए और केवल टुकुर टुकुर देखते रहे। उनका जिन्ना जी से शिकायत करने के बाद, अपील करने के बाद भी कहीं कोई दलित समाज की सुनने वाला नहीं हुआ और आखिर में उनको अपने प्राणों का भी संकट पैदा हुआ, तो वह अंतिम समय में पाकिस्तान से भागकर कलकत्ता आकर रहे और गुमनामी में बड़ी विवशतापूर्ण मृत्यु को प्राप्त हुए थे। लेकिन उनके बहकावे में आकर जो लाखों करोड़ों दलित पिछड़ा वर्ग जो वहाँ रह गया था, जो लगभग उस समय बांग्लादेश में ही 22% था, आज उसकी मात्रा केवल 6% रह गई है। उसमें से बहुत सा समाज मथुआ समाज के रूप में व अन्य समाज के रूप में आज भारतवर्ष में अपनी नागरिकता प्राप्त करने के लिए भटक रहा है। वह नागरिकता एनआरसी कानून के माध्यम से दी जा रही है। ये हम सबको समझ में आना चाहिए कि समय समय पर हम कैसे, हम गरीब,
हम कमज़ोर लोग इन नेताओं के भ्रामक प्रचारों में लगातार आ जाते हैं। मित्रों, मैं और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपका ध्यान कोरोना काल के अंतर्गत कैसे हमारे आदरणीय मोदी जी, भारत सरकार, पूरे भारत देश के स्वदेशी टीके पर जो संसार में सबसे पहले बनाया गया था, विरोधी राजनीतिक दलों ने एक संदेह का भ्रम पैदा किया था। उसमें विदेशी कंपनियां जो टीका बना रही थी उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भारतवर्ष के डॉक्टर वैज्ञानिक इस काम को आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इतनी जल्दी कर ही नहीं सकते। अपने 140 करोड़ देशवासियों को देने के बाद उन्होंने विदेशों में भी इसका बड़ी मात्रा में देने का काम किया और अपनी सनातन संस्कृति के अनुरूप वसुधैव कुटुंबकम का भाव जो हमारा मुख्य मूल मंत्र है उसको लेकर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखियों सब निरोगियों, ये टीका बाहर भी देने का काम किया। लेकिन हमारे देश के जो नेता थे वो हमारे देश की जनता में भ्रम, भय और भगदड़ की स्थिति लगातार फैलाने का काम कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के नेता ने तो कह दिया था मैं किसी कीमत में भी इस भाजपाई टीके को नहीं लगाऊंगा। उन्होंने इसका नामकरण भी कर दिया था। लेकिन भला उनके दिवंगत पिताजी का, और उन्होंने जाकर सब परिवार को टीका लगवाया और इसके बाद उन्होंने भी लगवाया जो भ्रम फैला रहे थे जनता के बीच। एक केजरीवाल जी थे जिन्होंने दिल्ली से रहने वाली शांतिपूर्ण ढंग से जनता को कैसे भ्रम फैलाकर बसें लगी हैं एक भगदड़ की स्थिति सड़कों पर पैदा करने का काम किया था। ये हम सब ने देखा है, लेकिन हम सब बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हमने ये भी दृश्य देखा कि हमारे देश के सुरक्षा बलों ने कैसे विदेश में आतंकवादियों के शिविरों पर जाकर हमला किया, उनके खिलाफ भयंकर कार्रवाई की जो आज तक किसी सरकार के समय सुरक्षा बलों ने नहीं की थी। ऐसी उस कार्रवाइयों का भी विरोध विदेशियों ने नहीं, हमारे देश के हमारे इन जातिवादी अपने निजी हियारतों में संलग्न अपने परिवार की राजनीति आगे बढ़ाने वाले ऐसे राजनीतिक दलों ने किस तरह से संदेह व्यक्त किया था और ऐसा राष्ट्र विरोधी कार्य किया था, ये भी हम सब ने देखा है। लेकिन हम फिर भी ऐसे नेताओं को पहचानने में भूल कर गए। धारा 370 हटाने की जब बात आती थी, हम लोग बचपन से सुनते थे, एक भ्रम पैदा कर दिया था हमारे मन में कि सारे अरब देश, सारे मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण कर देंगे। ये तो आपने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कहा है, कश्मीर के खिलाफ कुछ कहा, आपको तेल नहीं देंगे, आप बेबस हो जाएंगे। लेकिन हम सब ने देखा कैसे भ्रम में हमको एक लंबे समय तक हमारे हाथ पैर बांधे रखा। जब राष्ट्रवादी सरकार ने निर्णय लिया धारा 370 हटाने का, तो एक भी अरब देश केवल तुर्की को छोड़ के 56 देशों में एक भी देश नहीं मिला जो पाकिस्तान या कश्मीर के बारे में हमारे किसी कार्य में संदेह व्यक्त करता। सारे लोगों ने हमारा समर्थन किया। ये होती है एक मजबूत सरकार, एक मजबूत नेतृत्व और एक देशभक्त राष्ट्रभक्त जनता द्वारा चुने हुए नेतृत्व की पहचान। मित्रों, इसके बाद भी हम ऐसे भ्रम फैलाने वाले, राष्ट्र विरोधी कार्यों को बढ़ावा देने वाले और अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए देश जाए भाड़ में, जनता जाए भाड़ में, ऐसा विचार विमर्श हम सब के बीच संदेह का वातावरण पैदा कर अपने निजी हितों की पूर्ति करने वाले ऐसे परिवारवादी, ऐसे राष्ट्र विरोधी राजनीतिक दलों को पहचानने में मित्रों लगातार भूल करते आ रहे थे। हम सभी संसार के जो सनातनी समाज के लोग हैं उन्होंने एक राष्ट्रीय संकल्प अपना लिया था अपने आराध्य प्रभु श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का। 500 वर्ष पुराना हमारा संकल्प। यही राजनीतिक दल उस संकल्प का उपहास और विरोध ही नहीं करते थे। हमारे आंदोलन करने वाले राम भक्तों पर बर्बर तरीके से लाठीचार्ज और गोलियां चलाकर उनकी हत्याएं करने का काम करते थे। और जब समाज में उनके नेता खड़े होकर पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ऐसे उपहास करने वाले लोगों को भी हमने अपने कीमती मतों को देने का काम लगातार किया है। और वह केवल किया है जातिवाद के आधार पर, छोटे छोटे अपने स्वार्थ, अपने आपसी वैमनस्यता का। मित्रों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि आखिर हम अपने आने वाले समाज, अपने आने वाली पीढ़ी को इन सनातन विरोधी, राष्ट्र विरोधी कृत्यों के बारे में लगातार क्यों नहीं इनको याद दिलाते और क्यों हम भूल जाते हैं। मित्रों, अभी जो निकट में चुनाव बीता है जिसकी परिणामों की घोषणा कल होने वाली है, इन्होंने किस प्रकार से झूठे प्रपंच
और एक झूठ गढ़ने का काम किया था। मेरी वार्ता इसमें लंबी हो रही है, विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं थोड़ी बात और कहूँगा और मैं आप सबके संज्ञान में डालना चाहूँगा कि निश्चित ही आप सब राष्ट्रभक्त, गरीब हित के काम में काम करने वाली सरकार को आपने अपने कीमती वोटों के द्वारा चुना। निश्चित ही जैसे परिणाम नज़र आने जा रहे हैं, एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि 450 से 425 के बीच ये सीटें आदरणीय मोदी जी को मिलने वाली हैं। और ये विपक्षी कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, इंडी गठबंधन के लोग कह रहे थे कि 400 सीटें मोदी जी इसलिए चाह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण हटा देंगे, तानाशाही लगा देंगे, और तो और कह रहे थे अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं, वह अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। कितना बड़ा झूठ! ये हम सब आने वाले समय में देखेंगे जब आदरणीय मोदी जी तीसरी बार बैठेंगे। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम निश्चित ही ऐसे लोगों से, ऐसे राजनीतिक दलों के नेताओं से हमारे समाज में उनसे पूछें कि साहब आप लगातार झूठ बोल रहे थे 24 के चुनाव में, कहाँ हटा आरक्षण, कहाँ हटा संविधान, संविधान कहाँ खत्म हुआ? और आप जो लगातार कहते थे कि अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री तो मोदी जी बने। और इसी प्रकार केजरीवाल से लेकर कई राजनीतिक दलों ने एक और विरोध करने, झूठ फैलाने का काम किया था कि जैसे ही मोदी जी जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी 400 सीट सरकार में आएगी, हमारे आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को हटाने का काम किया जाएगा। ये प्रचार 19 में भी चलाया था। ये झूठ लगातार गढ़ने के बाद भी, भ्रम फैलाने के बाद भी अंतिम छोर पर दलित शोषित समाज के कुछ उत्साही नौजवान इनके भ्रम में फंस गए कि अरे हमारा आरक्षण हट जाएगा तो हमारा क्या होगा। लेकिन आरक्षण के मामले पे मैंने पूर्व के अपने वीडियो में आपकी बात आपके साथ में बताया था कि इनकी कलई कैसे खुल गई। उस आरक्षण को ये लोग हमसे लेकर किसी दूसरे समाज को धार्मिक आधार पर देने का संविधान विरोधी कार्य करते आ रहे थे। कर्नाटक में कर रहे हैं और बंगाल में भी कर रहे हैं। ये जवाब लेने का समय है मित्रों। इसके बाद भी ये बुरी तरह पराजित हो रहे हैं और अब ये 1-2 दिन से आप देख रहे होंगे चुनाव आयोग व EVM पर भ्रम फैलाने का काम, अराजकता फैलाने का काम, ऐसा अपना षड्यंत्र रच रहे हैं, लगातार आप देख रहे होंगे। जबकि इसी चुनाव आयोग व EVM से अभी 2-3 महीने पहले ही तेलंगाना व कर्नाटक में इन लोगों की सरकार बनी है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। और जब ये जीत जाते हैं तो EVM, चुनाव और सुप्रीम कोर्ट सब ठीक है। जब ये हार जाते हैं, जनता इनको, इनके झूठे भ्रम जो लगातार देश आज़ादी के समय से आज तक ये फैलाने का काम कर रहे हैं, जब ये हारते हैं तब इनको याद आता है कि चुनाव आयोग खराब है, EVM खराब है। मित्रों, हम सब इन बातों को ध्यान रखें और इस बहुत महत्वपूर्ण वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सुनें, लाइक करें, शेयर करें और हो सके सुनिश्चित ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोनों में आपकी बात आपके साथ के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने कमेंट्स द्वारा हम सबको अपना विचार से अवगत भी कराएं, हमारा उत्साहवर्धन भी करें। आप सबने इसी को सुना। मेरा अनुरोध है चुनाव के बाद 2-4 महीने बाद इन बातों को याद करके आप विभिन्न ऐसे झूठ भ्रम फैलाने वाले विपक्षी दलों से बात ज़रूर करिएगा, उनसे ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि आने वाले समय में भारत चुनाव का देश है। फिर ये अपना कार्यक्रम वही करेंगे और हम जैसे अंतिम छोर पर समाज के खड़े लोगों के वोटों का हरण करने का, अपने निजी हितों में, अपने परिवार के हितों में प्रयोग करने का काम लगातार करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। अब हमें प्रण ले लेना है, हम इनके झूठे और ऐसे अनर्गल आडंबरों में, इनके झूठे प्रलापों में, इनके विचार विमर्श में नहीं फंसना है। आप सबने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बात आपके साथ में आपका जो लगातार प्यार और सहयोग बना है, आशा है आप सब बनाए रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय। धन्यवाद।